हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर हैं हमारे क्लास 12 हिंदी वितान बुक के चैप्टर जूझ के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करो कि यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता का उजागर करता है। तो गाइस इसका आंसर है, शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। इसमें जो कथानायक हैं वो आनंद से पाठशाला जाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ व परिवेश में को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ का भी अपने स्तर पर संघर्ष रहता है पूरे जीवन। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ, देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया, अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस कहानी के कथानायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उसका पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर देता है। इसके बावजूद कथानायक माँ को पक्ष में करके देसाई सरकार की सहायता लेता है और वह दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है। आगे बढ़ने के लिए वह हर कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। गाइस इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। इसका आंसर है, लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद के साथ पढ़ाता था। वह भाव, छंद और लय के साथ कविताओं का पाठ कराता था। बस तभी जो लेखक थे उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना वह भी कविता लिखना शुरू करें। खेतों में काम करते करते और भैंसे चराते चराते उसे बहुत सा समय मिल जाता था। इस कारण लेखक ने कविताएं लिखने आरंभ कर दी और अपनी सारी कविताओं को वह मराठी के अध्यापक को दिखाता ताकि उनकी कमियों को वो दूर कर सके। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। और हाँ गाइज, अगर आपने इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी पर जाइए। इंस्टा आईडी है मेरी rstudy@10। वहाँ जाकर इसके नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, श्री श्रौतलेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई थी। तो गाइज इसका आंसर है, श्री श्रौतलेकर मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताते हैं कि पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था, सुरीला गला था, छंद की बढ़िया लयताल और उसके साथ ही रसिकता थी। उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थीं। पहले वे एकदा कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कविता को भी सुनाकर दिखाते थे। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आई तो वे अपनी कविता को भी एकदा कविता यह सब सुनते हुए अनुभव करते। ठीक है, लेखक को अपना भान ही नहीं रहता था। लेखक अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर ध्यान देता था। उससे प्रभावित होकर लेखक की तुकबंदी करने का प्रयास करता था। ठीक है, अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते थे तथा उसे कविता के लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते थे। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज हमारा, कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर है, जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था तो उसे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। इसी अकेलेपन से उसके मन में निराशा सी छा गई थी। इसी कारण वह जीवन के प्रति निर्मोही हो गया था। लेकिन जब उसका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। उसे अकेलापन अब अच्छा लगने लगा था। वह चाहता था कि कोई उसे कविता रचते समय टोके ना। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के बाद लेखक के लिए अकेलापन जरूरी हो गया था। इसी अकेलेपन में वह कविता रच सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। तो आपको तर्क करना है। तो इसका आंसर है गाइस,
पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला, पढ़ने से उसे कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी। वह सोचता था पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अड्डा की तरह कुछ धंधा कारोबार कर सकेगा। ठीक है, कारोबार किया जा सकता है। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया, यहाँ तक कि खुद खर्चा उठाने तक की धमकी लेखक के पिता को दे दी। इसके विपरीत लेखक का पिता जो था उसका रवैया एकदम अनुचित था। उसकी यह सोच, तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होने वाला, तू एकदम प्रतिगामी है। वह खेती के काम को ज़्यादा बढ़िया समझता था तथा स्वयं अय्याशी करने के लिए बच्चों की खेती में झोंकना चाहता था। खुद अय्याशी करता था और अपने बच्चों से खेती करवाना चाहता था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। दत्ताजी राव ने पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ ने एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। तो वो झूठ क्या था और अगर वो झूठ वो ना बोलते तो क्या हो सकता था, आपको अनुमान लगाना है। तो गाइस इसका आंसर रहेगा, यदि झूठ का सहारा ना लेते तो लेखक अनपढ़ रह जाते और जीवन भर खेतों में कोहलू के बैल की तरह जुटते रहते। उसे सिवाय भैंस चराने अथवा खेती करने के और कोई काम ना होता। वह दिन भर खेतों पर काम करता और शाम को घर लौटता और उसका पिता अय्याशी करता रहता। लेखक के सारे सपने टूट जाते। वह अपना जीवन और प्रतिभा ऐसे ही व्यर्थ कर देता। बिना झूठ, बिना सहारे लिए उसकी प्रतिभा कभी भी नहीं चमक पाती। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा को बदल दिया और उसके जीवन जीने के तरीके को भी। तो गाइस ये थे इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ आए होंगे। नोट्स के लिए मेरे इंस्टा आईडी पर जाकर ले लीजिए। इंस्टा आईडी rstudy@10